उन सबको मिला के पूरी हाँ, बॉडी है हमारी। वेरी गुड। तो आयुष, जो स्क्रीन मैंने आपको दिखाई थी, राइट, तो अगर उस स्क्रीन को मैं दोबारा दिखाता हूँ तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? ये देखिए, ये स्क्रीन जो आप देख रहे हो इस वक्त, तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? So when we join many cells, it forms a organ, ओके। which is in our screen is a wall, हम्म। and तो uh, and it will just continue and make our whole body. राइट, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जिस घर में आप रहते हो बच्चे, जिस घर में आप रहते हो, उस घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एक ईटा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक बोलते हैं, राइट। राइट, अगर उस ब्रिक को कंबाइन कर दिया जाए, अगर उस ब्रिक को कंबाइन कर दिया जाए तो एक वॉल रेडी हो जाएगी, राइट। यस। उस वॉल को और शेप दे दिया जाए तो एक रूम रेडी हो जाएगा, और उस रूम को बनाते बनाते बच्चे पूरा हमारा फ्लैट एक रेडी हो जाएगा, राइट। In the same manner, if we are comparing this structure, if we are comparing this hierarchy with your body, then clearly we can assume that ये जो एक छोटा सा ब्रिक है, this brick is called as a small cell। और इस तरह के अगर बहुत सारे सेल्स ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा, राइट। टिश्यू के बेसिस पे अगर बहुत सारे टिश्यू ऐड होकर के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन, राइट। यस सर। सेल, टिश्यू, ऑर्गन के साथ साथ फिर हमारी पूरी बॉडी रेडी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखना बच्चे, सीक्वेंस हमारा बना सेल, सेल अगर कंबाइन होगा तो बनाएगा टिश्यू, टिश्यू अगर कंबाइन हो गया तो बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। तो बाकी बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल जाए एक बार। पार्थ, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से बच्चे हमारी पूरी की पूरी बॉडी रेडी होगी। तो ऑर्गेनिज्म इज द लास्ट। तो बेटा अगर आप खुद अपनी बॉडी की बात करो आप, तो उस बॉडी के अंदर आप कभी भी देखोगे तो हमारी पूरी बॉडी फंक्शनल है। क्यों? बिकॉज वी हैव ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि वो टिश्यूज के बने हैं, और टिश्यूज क्यों बने हैं? क्योंकि वो एक सेल के बने हैं, राइट। तो इसीलिए सेल को हम हमेशा क्या बोलते हैं? इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? नो सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब भी हम डेफिनेशन देते हैं तो इस डेफिनेशन में पहले स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बाद में क्यों आता है? पहले स्ट्रक्चरली क्यों लिखा हमने? हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं कि सेल इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? सर क्योंकि पहले उसका एक स्ट्रक्चर होगा बॉडी में, वो तभी फंक्शन करेगा ना। यस, पहले स्ट्रक्चर बनेगा तभी तो वो फंक्शन कर पाएगा बच्चे। इसीलिए कभी भी जब आंसर देना तो गलती से भी फंक्शनल पहले मत लिखना ना, गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड देन इज फंक्शनल। गुड। तो क्वेश्चन आता है बच्चे डिस्कवरी का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हु डिस्कवर्ड सेल। शायद 8th में आपको बताया गया होगा। सबसे पहले डेड सेल्स को डिस्कवर करने वाले कौन थे? आयुष, यू आर म्यूटेड बच्चे, यू आर म्यूटेड। Sir, I don't remember. वासु को याद आ रहा है? Sir, नो। their name were very complicated. ओके, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, रॉबर्ट हुक एक नाम था, रॉबर्ट हुक, याद आया? यस सर। रॉबर्ट हुक ने बच्चे सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी इन द फॉर्म ऑफ डेड सेल। तो सबसे पहला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, नोट करना, रॉबर्ट हुक, HOOKE। कुछ बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, HOOK लिख देते हैं, हुक वो गलत होता है, HOOKE। इन 1665 रॉबर्ट हुक गिवन द फर्स्ट आइडिया ऑफ डेड सेल। इन्होंने क्या किया बच्चे, जो ट्री होता है ना, ट्री का बार्क लिया, उस बार्क के अंदर देखा तो कॉर्क दिखा उनको, उस कॉर्क को जब इन्वेस्टिगेट किया माइक्रोस्कोप से इस तरह से, तो उनको बहुत सारे टाइनी चेम्बर्स दिखे, स्मॉल स्मॉल। तो ही टेकन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड इन्वेस्टिगेटेड थ्रू माइक्रोस्कोप। When he investigated, he saw the numerous chambers inside this cork, and then he said कि इस तरह से तो बॉडी में भी बहुत सारे चेम्बर्स होंगे। Finally, he concluded that this is a type of cell। तो बच्चे ऐसे केसेस में आप देखोगे, जब इस कॉर्क को, जो आपके सामने देखो कॉर्क दिख रहा है, इस कॉर्क को अगर मैं माइक्रोस्कोप से इन्वेस्टिगेट करूं तो उसके अंदर आपको इस तरह के चेम्बर्स दिखेंगे जो आपको दिख रहे हैं। देखा आपने चेम्बर्स देखे यहाँ पे बहुत सारे? तो ही सेड कि बॉडी में भी इस तरह से ना बहुत सारे चेम्बर्स होंगे, जिसको बाद में क्या बोला गया? सेल बोल दिया उन्होंने। तो आप देखोगे यहाँ पे इन चेम्बर्स को रिलेट किया गया, जैसे आपने हनी कॉम्ब देखा होगा ना, जो मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, जहाँ पे शहद होता है। तो हनी कॉम्ब भी देखोगे तो वहां पे बहुत सारे न्यूमरस चेम्बर्स होते हैं जहां पे हनी कलेक्टेड होता है बच्चे। तो he related these chambers like honeycomb like structures,
and finally he concluded that this is the contribution of a cell in each and every life also. तो रॉबर्ट हुक ने हमेशा डेड सेल से शुरुआत करी थी, क्योंकि अभी क्वेश्चन चेंज होने वाला है। उस क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा द आइडिया ऑफ लिविंग सेल किसने दिया, तो आंसर आपको बदल जाएगा, वो साइंटिस्ट कुछ और थे। तो यहाँ पे डेड सेल को अंडरलाइन कर लो बच्चे, पहली बात तो डेड सेल को आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने आंसर में, अपने नोट्स में डेड सेल को अंडरलाइन कर लेना। तो डेड सेल का क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक, क्योंकि सबसे पहली डिस्कवरी थी 1665 की, तो ये सबसे पहला नाम आता है बच्चे, रॉबर्ट हुक। ठीक है बच्चे, डन। तो ये सीक्वेंस, ये फ्लो चार्ट पूरा कर लिया आपने। वासु एंड आयुष, बच्चे दोनों फ्लो चार्ट आपने पूरा पूरा कर लिया, देख लिया? यस सर। ओके, आयुष पूरा कर लो बेटा। बेटा आपके पास चांदनी मैम का नंबर होगा ना? है आयुष, नंबर है आपके पास? यस सर। एक बार बेटा चांदनी मैम, मेरा यहाँ सिर्फ मैं फोन करूँ लग नहीं रहा है, एक बार आप फोन करोगे 2 मिनट चांदनी को, एक बार उनको बोल दो कि बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म करते हैं, क्लास शुरू हो चुकी है, कुछ बच्चों को पता नहीं लगता है क्लास के बारे में। एक बार आप फोन कर दीजिए मैम को। तो वासु 8th का रिजल्ट कैसा गया आपका? सर ओवरऑल? हाँ, ओवरऑल कैसा गया साइंस का? 96% है। 90, वेरी गुड। मैथ्स में कितने मार्क्स थे बच्चे? सर 78 आउट ऑफ 80। वेरी गुड, गुड। बेटा फोन कर दिया था क्या? सर मैं मम्मी को बोला है, वो अभी कर रही है। ठीक है, तो बेटा आगे चलते हैं। अब ये जो नेम है बेटा, ये नेम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द नेम इज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। सर इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल इंट्रोड्यूस किया। यस, तो डेड सेल के लिए तो रॉबर्ट हुक है बच्चे, लेकिन लिविंग सेल के लिए आंसर बदल जाता है। तो जैसे आप एंटोनी व ल्यूवेनहॉक की बात करोगे तो आपका आंसर बदल जाएगा, क्योंकि इन्होंने लिविंग सेल्स का आइडिया दिया है। ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। तो ये स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू होता है बच्चे, तो साइंटिस्टों के नेम्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन अलग अलग आएगा। डेड सेल का पूछेंगे तो रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल का पूछेंगे तो ल्यूवेनहॉक 1674। नाउ आप दोनों में से कौन बच्चा बताएगा रॉबर्ट ब्राउन का आंसर क्या है बच्चे? इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। सर he discovered nucleus in the cell. ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, करेक्ट, न्यूक्लियस। तो बच्चे जिस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, इसी न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन। जैसे आपकी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। तो बच्चे इसी तरह न्यूक्लियस को हम बोल देंगे ब्रेन ऑफ द सेल। ये हो जाएगा बेटा ब्रेन ऑफ द सेल। तो बैक टू बैक ये साइंटिस्टों के नेम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन बच्चे, पुरकिंजे, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। जेई पुरकिंजे ने बेटा क्या आइडिया दिया था, किसको डिस्कवर किया था उन्होंने? सर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ही डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, वेरी गुड। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब होगा बच्चे, न्यूक्लियस को अगर आप साइटोप्लाज्म से ऐड कर दो तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा अगर प्रोटोप्लाज्म का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म? इसका मतलब होता है इट इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। इसी को बोला जाता है बेटा लिविंग मैटर ऑफ द सेल। जैसे व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन यू एंड दिस मार्कर? आपकी बॉडी में और इस मार्कर में सबसे बड़ा फर्क क्या है बेटा, वासु और आयुष? सर पेन नॉन लिविंग है और हम लिविंग है। तो इसका मतलब इस पेन के पास ऐसा कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है जो इसको लिविंग बना सके, राइट?
तो याद Yes. रखना, एक नॉन लिविंग और लिविंग सेल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म का। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो या एनिमल हो, वहां पर आपको हमेशा प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। लेकिन सर किसी मेरा भी डाउट, जी सर ये प्रोटोप्लाज्म जैसे लिविंग है, तो जो बाकी के सेल होते हैं तो सारे एक साथ ही रहते हैं वो? हाँ बच्चे, जितने भी सेल के अभी आप देखोगे, जितने भी सेल्स होते हैं वो फंक्शन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं स्मॉल स्मॉल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है ना, तो जो ऑर्गन्स हैं बेटा, वो ऑर्गन्स भी तो सेल्स के बने हैं ना एक तरह से, है ना। तो उस सेल के अंदर क्या होंगे, उस सेल के अंदर स्मॉल स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जिसको बोला जाता है ऑर्गेनेलीज। तो ईच एंड एवरी सेल इज फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेलीज। जैसे अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, न्यूक्लियस भी अपने आप में ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, गोल्जी एपरेटस एक ऑर्गेनेली है। तो इसलिए वो फंक्शन कर पाते हैं, राइट वासु एंड आयुष? यस। तो क्या आपको ये पता चल गया बेटा कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर? गुड। यस। चलिए तो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपको शायद बताया गया होगा 8th में, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्डन शॉन का क्या कंट्रीब्यूशन है? अभी तक आपका 8th का रिवीजन ही चल रहा है बच्चे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में पूरा उन्होंने बेसिक यही दिया होगा। Sir, they both discovered the cell theory. यस, सो सेल थ्योरी को बच्चे लिखने वाले, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शिल्डन एंड शॉन। वेरी गुड। तो ध्यान से लिखना बच्चे, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है बट आपकी नहीं होगी। SCHLEIDEN। तो शेल्डन एंड शॉन ने मिलकर के बेटा सेल के बारे में थ्योरी दी थी पूरी। आज जो भी हम सेल के बारे में आंसर देते हैं ना, वो इनकी वजह से है। जैसे मैंने वासु से पूछा, आयुष से पूछा कि सेल क्या है, तो आपने अपना आंसर दिया। एक्चुअली वो जो आंसर आपने दिया है ना, वो सबसे पहले इन्होंने लिखा था अपने आंसर से, अपने नोट्स में, अपने बच्चे पब्लिकेशन में इन्होंने पब्लिश कराया था उसको। तो सेल के जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, जो भी उसका थ्योरेटिकल पॉइंट है बेटा, देने वाले शेल्डन एंड श्वान थे। तो शेल्डन एंड श्वान गिवन द सेल थ्योरी। इन्होंने ही बच्चे सेल के बारे में पूरे पोस्टुलेट्स थ्योरी दी है, जैसे ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, वी नो सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन। ये सब देने वाले कौन थे? सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया था वो इन्होंने ही दिया था, ये शेल्डन एंड श्वान ने। क्लियर बेटा? तो जितने भी सेल के थ्योरी के पॉइंट्स थे, सबसे पहले जो थ्योरी के पॉइंट्स दिए थे बेटा, वो इन दोनों ने मिलकर के दिए थे, शिल्डन शॉन ने। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर शिल्डन शॉन ने सेल थ्योरी दिया था, तो रुडोल्फ विर्चॉ का कंट्रीब्यूशन क्या था? रुडोल्फ विर्चॉ, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। रुडोल्फ विर्चॉ का आंसर क्या था? तो मैं आपको आंसर देता हूं बच्चे। रुडोल्फ विर्चॉ ने सेल के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बच्चे डिस्कवरी करे। आपको क्या लगता है बच्चे? आई थिंक और भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट अब। तो बेटा जैसे ही रुडोल्फ विर्चॉ की बात आएगी, तो रुडोल्फ, यस वासु, Covered that all the cells arise from pre-existing cells. एग्जैक्टली तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ। हेलो मनोरमा बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। हेलो बेटा, क्लास के बारे में बेटा आपको टाइमिंग्स नहीं पता थी मनोरमा? नो सर, लिंक नहीं आया था मुझे। अच्छा, तभी मैंने अभी ना मैंने मैसेज किया उनको, मैंने कहा कि और भी बच्चे उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए क्लास के लिए। तो बेटा संडे को 10 to 11 में बायो की क्लास होगी साइंस में, ठीक है? ओके सर। तो संडे को बेटा जो लिंक दिया गया है यही लिंक रहेगा। तो संडे को 10 to 11, इसलिए मैंने अभी ग्रुप पे भी शायद आपको ऐड करवाया है। मैंने बोला है कि कुछ बच्चों को और ऐड कर दीजिए जो है। तो एक बार वीडियो ऑन मोड पे मनोरमा आ जाइए बेटा, बाकी बच्चों की तरह वीडियो ऑन मोड पे आ जाइए। ओके। तो अभी मनोरमा आपके स्कूल में भी वैकेशन चल रहे होंगे? नो सर। अभी स्कूल चल रहे हैं आपके? यस सर, 8 मई तक चलेंगे। ओके। तो बेटा रुडोल्फ विर्चॉ का जो मैं आंसर दे रहा था, आप सबको मैं बता दूं कि जितने भी सेल्स हैं बेटा, वो हमेशा मल्टीप्लाई होते रहते हैं, राइट? जैसे आपने देखा होगा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है,
और रिप्रोडक्शन से पेरेंट हमेशा न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है। इसी तरह एक पेरेंट सेल का जब डिवीजन होगा, जब एक पेरेंट सेल का बच्चे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उस मल्टीप्लिकेशन से हमेशा न्यू सेल्स बनते हैं जिनको बोला जाता है डॉटर सेल्स। तो सेल का जो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चॉ, राइट वासु, आयुष, मनोरमा? और याद रखना, बायो इज द ओनली सब्जेक्ट जहां पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम आंसर है। अगर मैथ्स में करोगे तो मैथ्स में तो बच्चे अलग अलग है पूरा कॉन्सेप्ट, डिवीजन अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन अलग होता है। लेकिन बायो में अगर मैं बोलता हूँ कि सेल मल्टीप्लाई हो रहा है या सेल डिवाइड हो रहा है, तो उसका आंसर एक ही होगा। तो याद रखना, एट द एंड ऑफ डिवीजन हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म? 2 ऑलवेज, यस और नो? तो अगर मैं आपको बेटा, अगर मैं आपको अपना बोल्ड ओपन करके दूं, मैं आपको बोल्ड पे कुछ लिखाना चाहता हूँ लिख करके, तो जस्ट इट विल टेक 20 seconds टू ओपन। दिस इज माय व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ करूंगा, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है अपने नोट्स में। सर रुडोल्फ विर्चो वाले में क्या लिखना है? उसमें लिखना बच्चे, द आइडिया ऑफ, लिखना द आइडिया ऑफ सेल मल्टीप्लिकेशन, सारे बच्चे लिख लें रुडोल्फ विर्चो में। आइडिया ऑफ सेल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, आइडिया ऑफ सेल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन was given by Rudolf Virchow. तो idea of cell division and multiplication, the idea of cell division and multiplication was given by Rudolf Virchow. तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा मैं इस तरह से, देखते हैं। आप दो सारे बच्चों को मेरा बोर्ड दिख रहा है बेटा? बोर्ड इज विजिबल नो? यस सर। ओके। अब बेटा इस इंटरप्रिटेशन को देखो, मुझे बताओ कि इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? So cell is dividing into 2 each and every time. वेरी गुड। तो इसका मतलब बेटा जो फर्स्ट वाली सेल होगी आयुष, जो सबसे पहली वाली सेल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पेरेंट सेल। Parent cell. और बेटा पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा, जब इसका सेल डिवीजन होगा, form 2 daughter cells. 2 डॉटर सेल्स। और जब 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे बेटा, जब वो मैच्योर होकर पेरेंट बनेंगे और जब उनका डिवीजन होगा, तब कितने सेल्स बनेंगे? 2 सेल्स से 4 सेल्स बनेंगे, यस और नो? तो एवरी टाइम यू आर सीइंग दैट एट द एंड ऑफ दिस डिवीजन हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म? 2 सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो सेल डिवीजन से बेटा यहाँ पे बने 2 डॉटर सेल्स, लिखना है यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे डॉटर सेल्स ही क्यों बोला बेटा? व्हाई आई एम नॉट सेइंग दैट सन सेल्स? मैंने सन क्यों नहीं बोला, डॉटर ही क्यों बोला यहाँ पे? तो मनोरमा क्या लगता है बेटा, व्हाई आई एम राइटिंग हियर द डॉटर सेल्स? मैंने सन क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? यू आर म्यूटेड बेटा मनोरमा, यू आर म्यूटेड, आपने म्यूट कर रखा अपने आप। जी बेटा, जो भी आपको लग रहा हो बताइए। वासु आप बताइए बेटा, ये मैंने यहाँ पे डॉटर सेल से क्यों लिखा? सर क्या ये बोल सकते हैं कि उनके कुछ क्रोमोसोम या फिर उनके कुछ फंक्शन यूनिट्स डिफरेंट होंगे, सिर्फ डॉटर हो? एक्चुअली बच्चे रीजन क्या है, जो बर्थ की टेंडेंसी होती है बेटा, वो किसके पास होती है? एक तरह से डॉटर के पास होती है। डॉटर मैच्योर होकर के जब बेटा पेरेंट बनेगी, तभी वही तो बर्थ दे पाएगी, राइट? कभी अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट देखा जाए, तो कभी मेल बर्थ नहीं देते बेटा, है ना? जो मेल बर्थ नहीं देते, हमेशा बर्थ कौन देगा बेटा? डॉटर या फिर फीमेल्स। तो यहाँ पर इस वजह से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रुडोल्फ विर्चो ने यहाँ पे सोच समझ के क्या नाम दिया? डॉटर सेल्स दिया। तो यहाँ पर जब 2 डॉटर सेल्स का मैच्योरेशन होगा, फिर से इनका डिवीजन होगा, तो बेटा इस डिवीजन के बाद कितने सेल्स बनेंगे? देखो यहाँ पे 4 सेल्स बन गया, देखा आपने? तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स, यहाँ पे लिखा आपने 4 डॉटर सेल्स। अब आप में से कौन बच्चा बताएगा, जब 4 डॉटर सेल्स मैच्योर होंगे, जब इनका डिवीजन होगा, तो कितने सेल्स बनेंगे फिर? 16। नो, रॉन्ग आंसर। सर 8 बनेंगे बच्चे, 4 से बन जाएंगे 8 सेल्स। और बेटा 8 सेल से कितने बनेंगे? 16। सर 16 से कितने बनेंगे फिर? 32। और फिर मल्टीपल में 32 का कितना? 64, है ना? इस तरह से बच्चे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और बेटा लगातार आपकी बॉडी में सेल्स इंक्रीज होते रहते हैं।
And right now we have trillions of cells. We have trillions of cells inside our body. Countless cells are there. And within 24 hours, a new cell is formed inside your body with the help of this cell division. Agreed? Yes or no? Yes sir, because some cells die also at the Yes, same. क्योंकि बहुत सारी सेल्स है बेटा जो हर वक्त कुछ ना कुछ इनकी डेथ होती रहती है और फिर से नई सेल्स बनती हैं. तो ये जो सेल डिवीजन है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को किसने बताया? रुडोल्फ विर्चॉ ने. One of the most important concept of biology was given by Rudolf Virchow. क्योंकि बिना इस बच्चे मल्टीप्लिकेशन के, बिना इस डिवीजन के कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं बन सकता, कोई भी इंडिविजुअल नहीं बन सकता इस डिवीजन के. आपको पता है बेटा, ये पेरेंट सेल एक जाइगोट भी है. जब हमारी बर्थ हुई थी बेटा, तो हम पहले जाइगोट थे. जाइगोट के बाद जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए. फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद फीटस बना और फिर हमारी बर्थ हुई. यस और नो? यस सर. तो हर वक्त बेटा हमारी बॉडी में सेल डिवीजन चलता रहता है, हर वक्त हमारी बॉडी में सेल डिवीजन चलता रहता है. तो यहाँ पे डिवीजन के साथ ही लिख देना, दिस डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन इन बायोलॉजी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन इन बायोलॉजी. तो सेल डिवीजन को ही बेटा मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और इसी को बोला जाता है सेल रिप्रोडक्शन ऑल्सो. इसी को बोला जाता है सेल रिप्रोडक्शन. तो बेटा मनोरमा, वासु, आयुष, यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको पूरा? यस सर. अच्छा, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे किससे रिलेट करते हैं? देखो, रुडोल्फ विर्चो के कॉन्सेप्ट के साथ. और आप देख सकते हो यहाँ पे वन, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम किया बेटा? सपोज दिस वन इज प्री एग्जिस्टिंग सेल. नोट कर लेना, पेरेंट सेल को बोला जाता है बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑल्सो. पेरेंट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री एग्जिस्टिंग सेल. राइट बेटा? और जब प्री एग्जिस्टिंग सेल का डिवीजन हुआ, जब इसका सेल डिवीजन हुआ, तो इस सेल डिवीजन से जितने भी सेल्स बनते चले जा रहे हैं बेटा, वो इसका रिजल्ट है. तो प्री एग्जिस्टिंग सेल का जैसे ही सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ पे न्यू डॉटर सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे. न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म. ठीक है बेटा, डन? यस. ठीक है, गुड. तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना, मैं आपको बोर्ड पे लेके दिखाता हूँ. यहाँ पर बेटा जैसे ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, तो होता क्या है, ह्यूमन बॉडी भी ना एक सिंगल सेल से शुरू होता है बच्चे, जिसको बोला जाता है जाइगोट. आप आगे भी चैप्टर्स में पढ़ते रहोगे. तो हम सब का डेवलपमेंट भी बेटा एक सिंगल सेल से होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, दैट इज जाइगोट. लेकिन जब इस जाइगोट का सेल डिवीजन होगा, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे या बेटा डिक्रीज होंगे? जब जाइगोट का, हाँ, यस वासु? So I think they will increase. इंक्रीज होगा, यस. जो जाइगोट का सेल डिवीजन होगा, तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स देखो इंक्रीज होने लगे. 1 से बने 2 सेल्स. जब बेटा इसका डिवीजन होगा, तो फिर से कितने बन जाएंगे? 4 सेल्स बन जाएंगे. 1 2 3 4. ये देखिए बच्चे, इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते होते बेटा क्या हो जाएगा? फीटस बनेगा. और फीटस के पास पूरे ऑर्गन्स होते हैं बेटा, और उसी ऑर्गन्स के बेसिस पे उसकी बर्थ होती है. तो जब हमारी बर्थ हुई थी, जब हम इस बच्चे दुनिया में आए थे, तो हम एक ऑर्गन सिस्टम के साथ आए थे. हमारी पूरी बॉडी में पूरे ऑर्गन सिस्टम थे. तो यहाँ पे लिखना, जाइगोट का जब सेल डिवीजन होगा, तो इस सेल डिवीजन से जो बनेगा वो क्या बनेगा? एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? फीटस. और उस फीटस की होती है बर्थ हमेशा. ये कौन सा चैप्टर है बेटा ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है बेटा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट्स योर नेम चाइल्ड? ऋत्विक. ऋत्विक, ओके. तो बेटा आप हमारे बायो के ग्रुप में एडेड हो बेटा ऋत्विक? नो सर. ऋत्विक आप एडेड नहीं हो? अच्छा, तो आप में से क्या कोई बच्चा है ऋत्विक को ऐड कर सकता है मेरे ग्रुप में? सर वो सिर्फ एडमिन्स कर सकते हैं. एडमिन, ओके, आई एम एडमिन.
तो एक बार मुझे बेटा कॉन्टैक्ट नंबर दे दो तो मैं ऐड कर लेता हूँ उसमें। सर मैं चैट पे दे देता हूँ। हाँ चैट में लिख देना बच्चे, चैट में लिख देना। मेरा नंबर है ना आपके पास यहाँ पे इस वाले यस चैट में? सर। अच्छा तो ऋत्विक बेटा आप कौन से चैट में दे रहे हो? यहाँ पे इसमें जूम वाले चैट में? यस सर। हाँ आपने दे दिया है, मैं देखा मुझे। तो आपका जो नंबर है 88600316। आप बेटा स्टडी शार्प वाले बैच में ही हो ना ऋत्विक? आप स्टडी यस शार्प सर। वाले बैच में हो ना? यस सर। 8860031699। ऋत्विक RITVIK। यस सर। ठीक है, मैंने एडमिन को बोल दिया। वैसे मैं भी एडमिन हूँ लेकिन मैं क्लास के बाद ही ऐड कर पाऊंगा। तो मैंने नंबर दे ओके दिया है सर। आपका, वो ऐड कर लेंगे आपको। ठीक है तो बेटा वी हैव स्टार्टेड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तुमने स्टार्टिंग का जितना मिस किया है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग बेटा आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है? ओके सर। तो जो आपने मिस किया है वो आपका लॉस नहीं होगा। तो मैंने रिकॉर्डिंग पे लेक्चर रखा हुआ है, तो आपसे मैं शेयर कर लूंगा, तो आपको मिल जाएगा। तो ओके एक सर। हेडिंग डाल देना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऋत्विक, Excuse फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे जाइगोट से जैसे डिवीजन हुआ बेटा, तो डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज, और उसके बेसिस पे हमारी बॉडी में क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। और जब इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फिर से होता रहेगा बेटा, तो क्या बनेगा? फीटस। इसी फीटस के पास पूरी की पूरी ऑर्गन सिस्टम रेडी होती है, एंड देन ओनली उसकी बर्थ होती है बेटा। तो इस पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आयुष, वासु और मनोरमा, ऋत्विक किसने दिया था बेटा? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। क्लियर? yes sir. तो यहाँ पर ये देखिए बच्चे, जो मैंने आपको दिखाया। तो यार इतना कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पेरेंट सेल को हमेशा क्या बोला जाता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यूज किया। उन्होंने लिखा बेटा, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नोट कर लो, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो होता क्या है बच्चे, इन्होंने इस पॉइंट की वजह से ना सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया था। तो कभी स्कूल में टेस्ट आए या मेरा कोई टेस्ट आए, उसमें क्वेश्चन आ जाए कि हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो आपका आंसर क्या होगा? रुडोल्फ विर्चो। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो आपका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। 1855 में उन्होंने बच्चे सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल मल्टीप्लिकेशन। राइट वासु? Yes sir. तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो बच्चे रुडोल्फ विर्चो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर आपको ये आंसर बच्चे ये रिप्रेजेंट करके बनाना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चे, जैसे आपने कुछ बच्चों ने भी आंसर दिया था कि भाई माइक्रोस्कोप से हम सेल को देख सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप? आप इसको बायो में कैसे डिफाइन कर सकते हो आयुष? हाउ कैन यू डिफाइन दिस माइक्रोस्कोप बेटा? So, object by which we can clearly see some cells ओके or tiny particles. गुड। सो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, इट्स अ डिवाइस और टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन विजुअलाइज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सेल्स। वी कैन विजुअलाइज द टाइनी सेल्स विच वी कांट सी देम विद अवर नेकेड आइज। राइट? तो लिखना बच्चे माइक्रोस्कोप में लिखना इट्स अ डिवाइस। सारे बच्चे लिखेंगे इट्स अ डिवाइस, इट्स अ डिवाइस by which we can visualize the tiny cells, we can visualize the tiny cells which we can't see them, we can visualize the tiny cells which we can't see them with our naked eyes, which we can't see them with our naked eyes। आप लोग अपने स्कूल में बायो की लैब में बेटा माइक्रोस्कोप रखे हुए देखे होंगे, जो माइक्रोस्कोप यूज होते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो these microscopes always use light to illuminate the object। ये हमेशा ना कुछ लाइट को यूज करते हैं। तो स्कूल्स में बहुत ज्यादा कॉस्टली वाले माइक्रोस्कोप्स नहीं होते, क्योंकि जो मेन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो रिसर्च में यूज होते हैं बेटा, वो लैब में यूज होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज होते हैं। तो वो इंडिया में बहुत कम ही है सर, दिल्ली में सिर्फ 4 ही हैं। यस, बहुत ज्यादा बच्चे कॉस्टली होते हैं, दैट्स व्हाई। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर वेरी वेरी कॉस्टली। तो ये सिर्फ रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं बच्चे आफ्टर अप्रूवल।
लेकिन जो स्कूल्स में आपने स्कूल में देखा होगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं बेटा, जो लाइट को यूज करके बेटा पर्टिकुलर रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम पर्टिकुलर लेंस यूज करते हैं रिजल्ट देखने के लिए। आपने देखा होगा स्कूल में स्लाइड्स बनाओगे आप लोग धीरे से। अभी तो खैर स्कूल आपकी बंद है बेटा, अगर आगे स्कूल ओपन होंगे तो आप जब प्रैक्टिकल्स करोगे तो स्लाइड प्रिपरेशन आप करोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेसिस पे। तो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स, लाइट माइक्रोस्कोप होता है, दूसरा बच्चे कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। तो ये हमेशा लाइट यूज करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है बच्चे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, तब जाके रिजल्ट देता है। सर उसमें लेंसेज तो होते ही होंगे ना? लेंस होते हैं बच्चे, लेकिन ये है कि वहां पे पूरी जो मैकेनिज्म होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती है, तो इस वजह से पूरा प्रोफाइल सिस्टम उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है बच्चे। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितनी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जैसे एम्स हो गया है ना, और भी जो बच्चे इंडिया की जो टॉप लेवल की जो जितनी भी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं वहां पर वो हमेशा रखे जाते हैं। 19 का है, इन सब के लिए यूज हो रहा होगा ना वो तो। यस, अब जैसे वायरोलॉजी है, पूरा कोविड के लिए जो रिसर्च चल रही है बच्चे लगातार, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं पूरा रिसर्च के लिए। एग्जैक्टली उसका वायरस का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम उसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, तो उसके लिए हम बच्चे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके पूरा उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर पता लगाते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोटीन्स हैं, क्या क्या जेनेटिक मटेरियल है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो मनोरमा डन बेटा? यस सर। गुड। तो नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आप देख सकते हो, दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाइल्ड। आपके सर सामने जो, या सर बस मेरा एक पॉइंट रहेगा। अच्छा हाँ, नोट कर लीजिए। डन सर। गुड। तो बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपके सामने जो इमेज आ रहा है बेटा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और अब तो इससे भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुके हैं। इट हैज अ वेरी हाई मैग्निफिकेशन पावर। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज को यूज करता है बच्चे, थाउजेंड वोल्ट्स यूज करके रिजल्ट देता है बेटा। आप देख सकते हो आपके सामने क्रोमोसोम, डीएनए जैसे स्ट्रक्चर का जो आइडिया है ना बेटा, वो किसने दिया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने दिया है। तो जितने भी इस तरह के बच्चे स्ट्रक्चर है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन, एंजाइम्स, इन सब को स्ट्रक्चरली बताने वाला जो है वो डिवाइस बच्चे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है। इसमें जो लेंस होते हैं वो मैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होते हैं। नॉर्मल लेंस नहीं होते, जैसे आपने लाइट में देखा, यहाँ पे मैग्नेटिक लेंसेज होते हैं। सर डन। हो गया बेटा? यस आयुष? सर। यस सर, हो गया। गुड। नो सर। अच्छा कर रहे थे, कर लो, चरित्र कर रहे हैं। अभी क्लास के बाद ऋत्विक नहीं होगा तो मैं आपको ऐड कर लूंगा ग्रुप में, ठीक है? अभी बायो को ओके सर। तो सर डन। संडे को जो टाइमिंग है बेटा बायो की, वो है 10 to 11 AM, ठीक है? तो वीक में 3 days की बच्चे क्लासेस हैं। वीक में एक क्लास फिजिक्स की है, एक क्लास केमिस्ट्री की है, एक क्लास बायोलॉजी की है, क्योंकि साइंस का मतलब पीसीबी। सर आप एक्स्ट्रा क्लास नहीं लोगे? हाँ बच्चे, अभी ये है कि अभी आपका वेकेशन चल रहा है ना, तो अभी हमारा सिलेबस पूरा स्कूल से ज्यादा बच्चे आगे बढ़ चुका होगा। स्कूल ओपन होने से पहले हम अपने सेकंड चैप्टर में भी होंगे, तो बाकी कुछ जब भी टाइम लगेगा तो एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू भी आपकी भी तैयारी करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? बट सर डन। यस। तो अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि बॉडी में, ह्यूमंस में और बैक्टीरिया से लेके अलग अलग कौन कौन सी सेल्स है जिसके बारे में आपको आइडिया है? अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं तो बेटा अपनी बॉडी की कुछ सेल्स का एग्जांपल दो, कौन कौन सी सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है?
तो आयुष क्या बताना चाहोगे? अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं बेटा, तो आपकी बॉडी में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? एनी एग्जांपल्स जो आपकी Nerve बॉडी में? cells. नर्व सेल्स हमारी बॉडी में, ओके, नर्व सेल्स आल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन। आयुष किससे बात कर रहा है भाई? सर नहीं मान। हाँ, तो आयुष जल्दी से बताओ बेटा, आपकी ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है बेटा? There are many cells. ओके, जैसे? सर याद नहीं। ओके, तो बच्चे ऐसे केसेस में वासु कुछ बता रहे थे आप। ऋत्विक बेटा बताना, ऋत्विक तुम्हारी बॉडी में बेटा कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? Sir, nucleus, न्यूक्लियस। vacuole. न्यूक्लियस बेटा एक्चुअली न्यूक्लियस एक ना ऑर्गेनेली है, वो सेल नहीं है। Yes sir, मैं भूल गया। हाँ, तो देखो ह्यूमंस में अगर बात की जाए तो मैं कुछ ड्रॉ करना चाहूंगा, आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि कौन कौन से आंसर्स हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आपको बताना है कि वो कौन से सेल है आपकी बॉडी की। RBCs, गुड, white blood cells, क्या बात है, वेरी गुड। cells. muscle cells. अच्छा, इन तीनों सेल्स को सारे बच्चे समझ चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं बेटा? तो पहला वाला हो गया आरबीसी, यहाँ पे ड्रॉ करके लिखना बच्चे, दी तो हो गया आरबीसी। सबसे पहला वाला आपका दिस वन इज आरबीसी। ऋत्विक बोल्ड दिख रहा है बेटा मेरा? Yes sir. ओके, पहला वाला आरबीसी है। सेकंड वाला डब्ल्यूबीसी, ये वाला बेटा मसल सेल। इसके साथ ही मैं दूसरा ड्रॉ करने जा रहा हूं, देखते हैं ये कौन आंसर देगा। ये सेल्स आपको ड्रॉ भी करनी पड़ सकती हैं टेस्ट में, एग्जाम्स में। Sir, is it a nerve cell? यस, दिस इज अ Yes नर्व sir. सेल। दिस इज अ नर्व सेल बेटा, वेरी गुड। इट लुक्स लाइक अ ट्री, जैसे ट्री होता है ना बच्चे, ब्रांचेस, रूट, स्टेम के साथ, वैसे ही नर्व सेल भी होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। तो बेटा दिस वन इज नर्व सेल डेफिनेटली। तो यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर देना इसको, दिस इज द नर्व सेल। इसके साथ ही बच्चे अगर मैं इस तरह की सेल दिखाऊं तो आप बताना इसका आंसर क्या होगा। ये भी आप आंसर दे दोगे, आई एम श्योर। Sperm cell. स्पर्म सेल, वेरी गुड। सो दिस इज द स्पर्म सेल, शाबाश। ये हो जाएगा बेटा स्पर्म सेल। इसी तरह मैं एक और सेल ड्रॉ करता हूं, आप इसको ड्रॉ करना। आई एम श्योर सारे बच्चों को डायग्राम बिल्कुल विजिबल होगा, राइट वासु? Yes sir. चलो अच्छे से ड्रॉ करना। कौन बच्चा बताएगा कि ये वाला सेल बेटा कौन सा है? तो आयुष, वासु, ऋत्विक, मनोरमा, कौन बच्चा बताएगा बेटा? दिस इज द एक्स सेल बेटा, इसको बोलते हैं स्पर्म के साथ, दिस इज द एक्स सेल या फिर ओवम, इसी को बोला जाता है फीमेल Yes गैमेट। sir. सर मैं Yes. बोलने वाला था। हाँ, यस, दिस इज द ओवम या फिर एग। तो ये जो ओवम है बेटा, इसी को बोला जाता है फीमेल गैमेट। दिस इज द फीमेल गैमेट। और ये जो स्पर्म सेल है बेटा, इसको बोला जाता है मेल गैमेट। दिस इज द मेल गैमेट। तो ये कुछ ऐसी सेल्स मैंने ड्रॉ करी हैं बच्चे, जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ सकता है रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। तो आयुष ड्रॉ कर लिया बेटा सारे, ये सारे सेल्स ड्रॉ कर लिया? Yes sir, कर लिए। ओके, तो आप में से कौन बच्चा बताएगा कि नर्व सेल का ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसका क्या नाम होता है? इसकी लेबलिंग क्या होगी? ये जो मैंने एरो दिखाया है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस लेबलिंग? दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। बेटा यही वो सेल है, नर्व सेल, जो हमेशा स्टिमुलस को कैप्चर करके ब्रेन तक भेजती है।
जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, आपने बोला सर मेरा नाम ना आयुष है, मेरा नाम ऋत्विक है, मेरा नाम वासु है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे क्वेश्चन को सुना, मेरी साउंड को सुना। उस साउंड को रिसीव किसने किया बेटा? डेंड्राइट ने। डेंड्राइट ने भेजा आगे की तरफ बच्चा, जो कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा एक्सॉन। होते होते ये पहुंच गया आपके ब्रेन तक। ब्रेन में जब ये इंफॉर्मेशन गई तो ब्रेन ने रेस्पॉन्स जनरेट किया कि दैट माई नेम इज आयुष, माई नेम इज ऋत्विक, और तब आपने उसके बेसिस पे एक्ट किया। तो नाउ दिस स्ट्रक्चर जो हमेशा किसी भी इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को एज अ क्वेश्चन रिसीव करता है, कॉल्ड एज डेंड्राइट। तो आगे जब मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसका पूरा स्ट्रक्चर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसकी मैकेनिज्म पूरी होती है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मसल सेल, नर्व सेल, स्पर्म, ओवम, ये सब आपके क्या है बेटा? बॉडी के सेल्स हैं। तो ऋत्विक ड्रॉ कर लिए सारी सेल्स, वासु, आयुष, मनोरमा? Yes, sir. गुड। तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मैं लिखवाना चाहूंगा आपको। देखना बेटा एक पॉइंट, द साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स ऑलवेज वेरी। हर एक सेल का शेप एंड साइज बच्चे अलग अलग होता है। ये नहीं होता कि दुनिया की सारी सेल्स एक ही जैसी हो। सो द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल्स ऑलवेज वेरी एंड इट्स ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे दुनिया की स्मॉलेस्ट सेल जो है बेटा, वो है माइकोप्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द नेचर इज माइकोप्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया चाइल्ड। दिस इज द बैक्टीरिया। पूरी दुनिया की सबसे छोटी जो सेल है बेटा वो है बैक्टीरिया, यानी कि माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया भी बहुत अलग अलग टाइप से होता है, लेकिन उन बैक्टीरिया में जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है पूरी दुनिया का। As you all know that we are surrounded with the bacteria and viruses. They are trying to kill us, but हमेशा वो जीतते नहीं है, क्योंकि our immunity is with us. जब वो हारती तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा कि द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द नेचर, तो आंसर क्या लिखोगे आप? बैक्टीरिया। यस और नो? Yes, sir. और बेटा बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया तो बहुत टाइप्स के होते हैं। Mycoplasma. माइकोप्लाज्मा बेटा ये इतना छोटा होता है कि रिसर्च में साइंटिस्ट इसको क्या बोलते हैं? पपलू। इसको बोला जाता है बेटा पपलू, पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा इज आल्सो कॉल्ड एज पपलू, पीपीएलओ। और पीपीएलओ को फुल फॉर्म लिख देना, इट इज द प्लूरो, PLEURO, प्लूरो निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। Pleuropneumoniae like organisms, PPLO. So mycoplasma is also known as PPLO. माइकोप्लाज्मा के साथ बेटा दुनिया की सबसे बड़ी सेल कौन सी है आयुष? लार्जेस्ट सेल ऑफ द नेचर? ऋत्विक, वासु, एनी आइडिया? Ostrich cell. यस, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है बेटा वो सबसे बड़ी सेल है। ऑस्ट्रिच का जो एग है दैट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द नेचर। और लॉन्गेस्ट मैंने आपको बताई दिया अभी, नर्व सेल। Yes. लॉन्गेस्ट इज अ नर्व सेल। तो मनोरमा ध्यान से लिखना बच्चा, लॉन्गेस्ट इज नर्व सेल, लार्जेस्ट इज ऑस्ट्रिच एग, smallest is mycoplasma bacteria, and mycoplasma is also known as Manorama PPLO, right? Yes, sir. Yeah. Sir, Done. Okay, good. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक आउट द हेडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। एक हेडिंग डालोगे आप, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शेयर वन ऑफ द वीडियो विद यू। आई एम शेयरिंग दिस इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो ऑफ बायोलॉजी, वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो, जो मैं अपने हर एक बच्चे से पहली क्लास में शेयर करता हूँ। तो जस्ट अ सेक। आपका जो भी बच्चे स्पीकर है वो बिल्कुल फुल मोड पे ऑन कर दीजिए, जिसमें कि आपको वीडियो का साउंड जोन में है।
राइट तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का कंक्लूजन क्या देना चाहते हो बच्चे? आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो? वासु, अकॉर्डिंग टू यू? Sir, its conclusion is there is life only on Earth, and something is special about it. Yes. That is because we can't find it anywhere, and we are researching on it more and more, and we are getting more about this. Exactly. And I think बच्चे every species is unique on this universe, right? Yes, sir. ह्यूमन से लेके बैक्टीरिया से लेके बच्चे कभी भी आप किसी भी स्पीशीज पे जाओगे, हर एक स्पीशीज आपको यूनिक दिखेगी इन टर्म्स ऑफ देयर बॉडी एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सटर्नल बॉडी, इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल. हर एक स्पीशीज का डीएनए बिल्कुल यूनिक है, जो उसका ब्लूप्रिंट है. उसके बेसिस पे द स्पीशीज इज एबल टू रेस्पॉन्ड अगेंस्ट द स्टिमुलाई ऑफ दिस एटमॉस्फेयर. तो कहीं ना कहीं बच्चे 9th का जो बायो का सिलेबस है, इट्स सो कूल, इट्स वंडरफुल सिलेबस, क्योंकि अब आप यहाँ पर बेटा डाइवर्सिटी पढ़ोगे डिटेल में. अब आपको बेटा टिश्यू डिटेल में पढ़ना है, आपको सेल डिटेल में पढ़ना है, और आपको व्हाई डू वी फॉल इल जैसे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जहां पे आप डिसीजेस के बारे में पढ़ पाओगे. राइट, एज यू ऑल नो दैट पूरी दुनिया इस वक्त सोच सकते हो कि एक इनविजिबल पावर वायरस ने क्या कर रखा है पूरी दुनिया. वायरस इज नथिंग, इट्स इनविजिबल पावर. सोचो, इनविजिबल पावर जिसने इस पूरी दुनिया में क्या कर रखा है, वो मुझसे ज्यादा बेटर आप अच्छे से जानते हो. एवरी मॉर्निंग इज स्टार्टिंग विद अ बैड न्यूज. यस और नो? Yes, sir. Yes, Sir, sir. पहले भी हुआ था. इनफैक्ट आपके सामने जो बैठा है टीचर सौरभ शुक्ला, आई एम द सफरर ऑफ दिस वायरस. Sir, राइट. me तो अब जाकर के बेटा लास्ट 20 डेज से सफर करने के बाद, दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ. एंड मैं किसी को नहीं बोलना चाहूंगा किसी को भी कोविड हो बच्चे, क्योंकि सर मेरे Yes. को already हो चुका है. आपको भी हुआ था क्या वासु? सर वैसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक तरह की साइको डिजीज ही है. अब के जमाने में कोई हेल्प भी नहीं मिलने वाली. पहले तो अगर आपको हो जाता तो लोग हेल्प भी कर देते, अब तो हॉस्पिटल भी मना कर रहे हैं, एडमिशन तक नहीं मिलेगा आपको. यस,
और इनफैक्ट सीधे वो ये कहते हैं कि घर में जाके क्वारंटीन हो जाइए बस। और वायरस है तो आपको पता है वायरस के लिए ज्यादा कोई बच्चे मेडिसिन भी नहीं होती, राइट, बहुत ही लिमिटेड वैक्सीन, क्योंकि वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकना बच्चे इट्स अ टास्क। इसीलिए एक ही होप होती है कि वैक्सीन टाइम से अगर बॉडी में पहुंच जाए तो ज्यादा एंटीबॉडी बन पाए, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए वी हैव एंटीबायोटिक। आप आगे चल के वाइडली फॉल में पढ़ोगे, वी हैव एंटीबायोटिक्स, वी हैव इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरिया। लेकिन वायरसेस के लिए बेटा हमारे पास एंटीबायोटिक की काम नहीं आती। वायरसेस को सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल कर सकता है, वो है एंटीबॉडी। जितना ज्यादा बॉडी में रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना ही वायरस वीक पड़ेगा। इसलिए तुमने देखा होगा वायरल डिसीजेस में, कोविड में बहुत ज्यादा कोई मेडिसिन नहीं चलती कि डॉक्टर कोई लिस्ट दे दे आपको कि ये 50-60 वैक्सीन हैं या ये 50-60 बच्चे ये लिस्ट है, इसमें से कोई मेडिसिन यूज कर लेना। नो, क्योंकि वायरसेस का मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ वायरस। और वायरसेस को तुम आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, हम कभी भी इसको बायो में बेटा लिविंग क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ते। इट्स लाइक अ मिस्ट्री ऑफ अ बायो। जब तक वायरस एटमॉस्फेयर में रहता है वो नॉन लिविंग रहता है, और जैसे ही बॉडी के अंदर आता है वो तुरंत लिविंग पे आ जाता है बच्चा, वो अपना डीएनए बिल्कुल रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो देयर आर सो मेनी अमेजिंग मिस्ट्रीज विद वायरसेस। एंड कहीं ना कहीं मतलब कोविड जैसे केसेस में अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम वीक है, अगर उसके लंग्स वीक है, अगर वो आस्थमा का पेशेंट है, अगर वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, तो उसके लिए बहुत रिस्की वायरस है। अदरवाइज हम जैसे लोगों के लिए फिर ये है कि 20-25 दिन में रिकवर अपने आप बॉडी कर लेती है, राइट। बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग और होगा, एंटीबॉडीज बनेगा, बॉडी रिकवर होगी और अपने आप अच्छे रिस्पॉन्ड करने लगेगी फिर ठीक से। तो थोड़ा सा सेफ रहिए आप लोग, और बाहर का मूवमेंट अभी अवॉइड करिए। तो एटमॉस्फेयर इज रिस्की, क्योंकि वायरस अब एटमॉस्फेयर में है बेटा, वायरस अब एटमॉस्फेयर में है, आप कहीं से भी किसी भी सोर्स के थ्रू ही आपकी बॉडी में आ सकता है। और ये वाला जो अभी सेकेंड वेव चल रहा है, ये तो सिर्फ एयर से ही हो रहा है ज्यादातर लोगों को। यस, तो ये बेसिकली एयर से ही आ रहा है। ऑब्वियसली बात है कि वायरस एयर में है और वो कहीं भी किसी भी सोर्स के थ्रू आ सकता है। तो थोड़ा सा हो सके तो घर से बिल्कुल घर पे रहकर की पढ़ाई करिए, कहीं भी जब तक बहुत जरूरत ना हो तब तक बाहर मत निकलिए। थोड़ा सा टाइम क्रिटिकल है अभी इस वक्त, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ये है कि इट्स अ फेज जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ऑल द बेस्ट एवरीवन फ्रॉम ए बॉटम ऑफ माय हार्ट, राइट। गिव योर बेस्ट विद योर स्टडीज, वी हैव अ वंडरफुल सिलेबस ऑफ साइंस दिस ईयर। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। और बाकी कुछ बच्चों को मैं भी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, एंड टीम को भी बोल लूंगा वो भी ऐड कर लेगी। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। ओके, बाय बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय। Bye, sir. बाय बच्चा, बाय।